नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जैसा कि राजस्थान का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले जो सिलेबस के अनुसार हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ ये 4 मुख्य सभ्यताएं हैं। इनके अलावा छोटी छोटी और भी सभ्यताएं हैं जिनके स्थान वगैरह पूछे जाते हैं। बाकी इन 4 जो बड़ी सभ्यताएं हैं इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे और बाकी सभ्यताओं का जो है स्थान और सभ्यता का नाम अच्छे से याद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे साथ में बड़ी ही मेहनत के साथ, जोश के साथ और उत्साह के साथ हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों जो है इसमें जो भी मैं जानकारी दे रही हूँ उस जानकारी के बाहर कोई जानकारी नहीं जाएगी। तो मेरा भी मनोबल बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उसके अंदर सबसे पहले जो मुख्य सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काली का मतलब काला रंग हो गया, बंगा का मतलब चूड़ियाँ है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो अगर डायरेक्ट जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला बनेगा? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। यह सभ्यता सरस्वती, द्वंद्वती और गग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। ज़्यादातर तो जो है गग्गर नदी के तट पर ही पूछा जाता है। अगर ये नहीं आए तो सरस्वती और द्वंद्वती नदी का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कालीबंगा का अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियाँ और हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल, कई बार पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गर नदी के सरस्वती और द्वंद्वती नदी के किनारे है और 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था। डायरेक्ट ऐसे भी शॉर्ट नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो उत्खनन किया था 61-62 में स्टार्ट हुआ था इसका उत्खनन। ब्रजवासी लाल और इनका शॉर्ट नेम है बीबी लाल और डायरेक्ट बीबी लाल और बीके थापर भी आ जाता है। तो बीके थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर और बीबी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। तो उत्खनन कराया था 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने। KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से होता है, जबकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका पतन प्राकृतिक आपदाओं से होता है। तो कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का पतन किस प्रकार से होता है? संक्रामक रोग और प्राकृतिक आपदाओं से इसका जो है पतन हुआ था। और ये संक्रामक रोग से मानने वाले कौन हैं विद्वान? KUR कैनेडी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत 2 भागों में फैली हुई थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो मिले हैं यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में, तो ये सभ्यता जो है वो 2 भागों में मिली है। एक तो है दुर्गीकृत और एक है अदुर्गीकृत। दुर्गीकृत के अंदर जो राजा लोग रहा करते थे और अदुर्गीकृत का मतलब है जहाँ पर सामान्य जनता रहा करती थी। तो इस प्रकार से दोहरी रक्षा प्राचीर के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, दुर्गीकृत के भी चारों ओर दीवार बनी हुई थी और अदुर्गीकृत जहाँ सामान्य जनता रहती थी वो भी जो है प्राचीर, उसके भी चारों ओर प्राचीर बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज की थी कि उत्खनन खोज की है अमलानंद घोष ने 1952 में। KUR कैनेडी के अनुसार इसका पतन जो है संक्रामक रोग से होता है और अन्य के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से होता है और यह दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत 2 भागों में फैली हुई मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, पश्चिम हड़प्पा कालीन सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता सभी कहा गया है। ये सारे नाम जो है वो कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है,
पश्चिम हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा कालीन सभ्यता भी इसको कहा गया है। देखिए आद्य, पश्चिम और हड़प्पा, तो क्या कहेंगे हम कि ये मुख्य रूप से क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता है। और आद्य ऐतिहासिक का मतलब है हड़प्पा से पूर्व के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, और पश्चिम हड़प्पा का मतलब है हड़प्पा के बाद के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा के काल के, हड़प्पा से पूर्व के और हड़प्पा से बाद के, तीनों ही काल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पर देखिए कांसे से ये लोग परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो उसी तरह के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता है, और ये नगरीय सभ्यता है। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारे नाम हमें अच्छे से याद करने हैं ताकि जो है सवाल आए तो वो गलत नहीं हो। तो कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, क्योंकि नगर में, आज के नगरों में जो भी जिस प्रकार की सुविधाएं हमें मिलती है वो आज से जो 4-5 हज़ार साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी उसके अंदर भी जो है नगरीय सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और प्राक हड़प्पा, पश्चिम हड़प्पा, आद्य ऐतिहासिक युग और हड़प्पा काल, ये सारा हम मैं बता चुकी हूँ आपको कि हड़प्पा के काल के सब साक्ष्य भी मिले हैं, हड़प्पा से पूर्व के साक्ष्य भी मिले हैं, हड़प्पा से बाद के जो है साक्ष्य मिले हैं। और इतिहास में जो आद्य ऐतिहासिक युग क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि देखिए दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि जहाँ से साक्ष्य तो मिलते हैं लिखे हुए लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा गया है। इतिहासकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। देखिए दोस्तों अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे कि पहली राजधानी है हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हड़प्पा में खोजे गए थे और उसके बाद में मोहनजोदड़ो में खोजे गए थे। 1921 में हड़प्पा में, 1922 में मोहनजोदड़ो में, ठीक है दोस्तों। और 1952 में जो है कालीबंगा में सर्वाधिक मात्रा में इसके साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता के, इसलिए दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। पहली राजधानी हड़प्पा है, दूसरी मोहनजोदड़ो है और तीसरी ये कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है दोस्तों। अब इस कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें खुदाई में मिली है ये हमें इम्पोर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से याद करनी है। तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए आगे, यहाँ खुदाई करने पर विश्व में सर्वप्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नाली, बाद में ये पक्की ईंटों की बनने लग गई थी लेकिन स्टार्टिंग में ये नालियाँ जो है लकड़ी की बनाई जाती थी। और शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त हुई है। शल्य चिकित्सा कैसे मिली है दोस्तों कि एक जो खोपड़ी मिली है उसके अंदर 6 जो है छेद मिले हैं, इस वजह से अनुमान लगाया गया है कि उस समय जो है कालीबंगा सभ्यता जब विकसित हुई थी उस समय शल्य चिकित्सा भी की जाती थी। तो भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत और लकड़ी की नाली, और बाद में शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहीं से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 7 हवन कुंड कह दीजिए, 7 अग्निवेदियाँ कह दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो अग्निकुंड, हवन कुंड और अग्निवेदियाँ कितनी मिली है? 7 मिली है। व्याघ्र अंकित और महिला कुमारी देवी का सिक्का भी प्राप्त हुआ। ऐसे सिक्के मिले हैं जिसके ऊपर व्याघ्र का चित्र है और एक महिला का भी चित्र उसके ऊपर बना हुआ है। इस महिला कुमारी की जो है चित्र बना हुआ है, इससे ये पता लगाया, अनुमान लगाया गया है कि यहाँ की जो सभ्यता थी वहाँ कौन सी व्यवस्था चलती थी? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था चलती थी। यहाँ पर सजावटी अलंकृत फर्श पूछा गया है। अलंकृत जो है फर्श कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं, जैसे गेहूं और जौ साथ में जो है बोए हुए मिले हैं। इसके अलावा चावल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत और शल्य चिकित्सा, 7 अग्निवेदियाँ और अलंकृत फर्श, मिश्रित फसल, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ज़्यादातर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम। इसके अलावा दूसरा स्थान आता है सभ्यताओं का। पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ये कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ में हैं, इसलिए एक साथ आए हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट सभ्यता हम पढ़ते हैं, बैराट सभ्यता। बैराट कहाँ पर है दोस्तों? नया जिला बना है अभी जयपुर से अलग होकर के, कोटपुतली बहरोड। तो बैराट सभ्यता पहले जयपुर में आती थी और अब कौन से ज़िले में आएगी? कोटपुतली बहरोड में आएगी, ठीक है।
तो ध्यान में रखेंगे बैराट सभ्यता कहाँ पर है वर्तमान में, कोटपुतली बहरोड जिले में है। पुराना पूछा जाए तो जयपुर आएगा, नया पूछा जाए तो कोटपुतली बहरोड। बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुई, तो कौन सी नदी के तट पर है, बाणगंगा नदी के तट पर है। बैराट, बै से बैराट, बै से बाणगंगा, ऐसे याद करेंगे। और उधर देखिए कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई। अब देखते हैं कि इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी ने करवाया था। तो सर्वप्रथम 1936 में देखिए दयाराम साहनी के द्वारा इसका जो है उत्खनन कराया गया, और बीच में जब इसका उत्खनन रोक दिया गया तो पुनः इसका उत्खनन शुरू हुआ, और दोबारा जो है इसका उत्खनन किसने करवाया, देखिए 62-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962-63 में इसका उत्खनन वापस से करवाया, जबकि सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने। तो ध्यान में रखिएगा, बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में है, बाणगंगा नदी के तट पर। सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी, और पुनः उत्खनन 1962-63 में NR बनर्जी भी आता है, कई बार शॉर्ट नेम पूछ लिए जाते हैं। तो NR बनर्जी और KN दीक्षित, तो अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं हम। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट क्या थी, मत्स्य जनपद जो है जनपद महाजनपद काल के अंदर जो हमारे राजस्थान में मत्स्य जनपद था उसकी ये राजधानी वो जो है राजधानी थी बैराट, ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी। 1837 में कैप्टन देखिए 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाबरू शिलालेख की खोज की गई थी। बैराट में भाबरू शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की, कैप्टन बर्ट ने 1837 में की, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे गए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। दोस्तों कैप्टन बर्ट वाला सवाल पूछा जा चुका है कि भाबरू शिलालेख कौन से सभ्यता से संबंधित है, तो बैराट सभ्यता से संबंधित है। कैप्टन बर्ट ने खोज की थी, 1837 में की थी, और इस शिलालेख के नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, और ये जो शिलालेख है वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा गया है कि स्वर्ण मंजूषा मिली थी बैराट से, वो जयपुर के कौन से राजा के काल में इसकी खुदाई की गई थी, तो जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा यानी सोने का एक कलश मिला था, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो स्वर्ण मंजूषा जो मिली है उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ जो है रखी हुई मिली है, और ये कौन से राजा के काल में इसकी खुदाई की गई थी, तो जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई की गई थी। ये वही राजा राम सिंह हैं जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख ढूंढा, उसके नीचे लिखा हुआ है बुद्ध धम्म संघ, और वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है। इसके अलावा जयपुर के राजा राम सिंह के काल में स्वर्ण मंजूषा मिली, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं, और ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है, बैराट की सभ्यता से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर 1999 में बीजेक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष। अब बीजेक की पहाड़ी से जो बौद्ध मंदिर मिला है, तो उस बौद्ध मंदिर से यही जानकारी मिली है कि भारत में जो सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। यानी ये बीजेक की पहाड़ी कहाँ पर है, बैराट में है, और 1999 में इस बीजेक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर की खोज की गई थी। और देखते हैं आगे, विहार, प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान के आहत या पंचमार्क सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं, और रंगीन मृदभांड यहाँ से मिले हैं। तो देखिए 1999 में बीजेक की पहाड़ी पर खोज की गई थी, जिसमें सबसे पहले तो हमें मिला बौद्ध मंदिर। तो उस बौद्ध मंदिर को देखने पर यही अनुमान लगाया गया है विद्वानों के द्वारा कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से मिले हैं। इसके अलावा देखो, विहार जो भिक्षु भिक्षुणियों के रहने की जो जगह होती तो उसको कहा जाता है, प्रतिमाएं, मूर्तियां, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान के आहत या पंचमार्क सिक्के जो कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। इसके अलावा रंगीन मृदभांड होते हैं मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद करनी है। अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर बैराट में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम है ह्वेनसांग। और इस ह्वेनसांग को क्या क्या कहा जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण सभ्यता हम पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता देखिए कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं के नाम, सभ्यता आदि नामों से इसको जाना जाता है। देखिए दोस्तों, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का मतलब है यहाँ से हड़प्पा से पूर्व की जो सभ्यताएं थी उनके भी यहाँ से अवशेष मिले हैं। इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यताओं के नाम से, सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पर है? सीकर जिले में है। यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। नदियों के नाम अच्छे से याद करेंगे कौन सी सभ्यता। और ज़्यादातर देखिए सभ्यताएं जो है नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हर काम के अंदर हमें जो है ये पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से देखो आने जाने की भी असुविधा न हो, इस वजह से जो जितनी भी सभ्यताएं हैं संसार की वो सारी नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। तो ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है और इसकी सर्वप्रथम खोज 1972 में R.C. अग्रवाल ने की थी। तो उत्खनन अलग लोगों ने किया है, खोज अलग लोगों ने की है। तो ध्यान में रखिएगा, खोज अगर पूछा जाए तो 1972 में गणेश्वर सभ्यता की R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इसके अलावा देखिए उत्खनन स्टार्ट होता है इसका 1977 में और रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन कराया। तो देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं और कांतली नदी के किनारे है। सर्वप्रथम खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने और 77 में इसका उत्खनन शुरू किया गया, जो रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने किया था। आगे देखते हैं हम। देखिए उत्खनन फिर से देख लेते हैं हम। 1977 में R.C. अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था और यहाँ सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन जो सभ्यताएं हैं उसकी जननी कहा जाता है। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से तांबे के जो है सबसे प्राचीन उपकरण यहाँ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हम एक पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता, उसको ताम्र जो है सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक जो तांबे के ये उपकरण वगैरह वो कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। लेकिन जननी अगर आ जाए तो गणेश्वर को करना है क्योंकि यहाँ से तांबे के सबसे प्राचीन उपकरण यहाँ से मिले, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा और बाण मिले हैं। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा और बाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली है, इम्पोर्टेंट है। अब अगली इम्पोर्टेंट सभ्यता जो है आहड़ सभ्यता है। तो 4 बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, जैसे हमने पढ़ लिया है कालीबंगा सभ्यता, एक बैराट सभ्यता पढ़ ली है, एक गणेश्वर पढ़ ली है। अब चौथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं आहड़ के बारे में हम। देखिए आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। इसे बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में धूलकोट और आघाटपुर आदि के नामों से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों देखिए आहड़ कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है, इसलिए इसको बनास सभ्यता कहा गया है। और स्थानीय भाषा में इसको आहड़ सभ्यता को क्या कहा गया है? धूलकोट कहा गया है और आघाटपुर आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, बनास सभ्यता, धूलकोट और आघाटपुर। बनास सभ्यता, धूलकोट और आघाटपुर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आहड़ सभ्यता का टाइम जो पूछा जाता है वह 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसके अलावा देखिए इस सभ्यता का उत्खनन 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा कराया गया। और भी इसके साथ में जो है विद्वान हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं आगे। तो फिर से देखते हैं, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, बनास सभ्यता धूलकोट और आघाटपुर इसके अन्य नाम हैं।
4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। तो उत्खनन देखते हैं हम आगे इसका। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1955-56 में आर.सी. अग्रवाल ने किया था। तो सर्वाधिक उत्खनन, तो देखिए सर्वप्रथम खोज पूछा जाए तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में। सर्वप्रथम उत्खनन पूछी अगर सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, 1955-56 में आर.सी. अग्रवाल ने। और सर्वाधिक उत्खनन अगर पूछा जाए तो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं एच.डी. सांकलिया, ठीक है, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, शॉर्ट नेम भी इनका पूछा जाता है एच.डी. सांकलिया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 3 चीज़ें हो गई है। खोज किसने की है, अक्षय कीर्ति व्यास ने। सर्वप्रथम उत्खनन किया है आर.सी. अग्रवाल ने। और सर्वाधिक उत्खनन पूछा जाए तो एच.डी. सांकलिया ने। कई बार दोस्तों ऐसा भी विद्वानों के नाम देके पूछ लिया जाता है कि आहड़ सभ्यता से संबंधित विद्वान नहीं है, तो 3 नाम तो ये दे देंगे, चौथा नाम अलग दे देंगे। तो इस तरह के सवाल आज का ट्रेंड बन गया है इस तरह के सवाल पूछने का, तो ध्यान में रखेंगे अच्छे से। ये सारे जो है विद्वान हमें याद करने हैं। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। देखिए दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि एक तो है ताम्र नगरी और एक है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो अगर जननी शब्द आ जाए तो गणेश्वर को करना है, क्योंकि वहाँ पर सबसे प्राचीन ये साक्ष्य मिले हैं तांबे के, ठीक है। और इसको ताम्र नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक तांबे के जो है सर्वाधिक उपकरण यहाँ से मिले हैं, इसलिए इसको ताम्र नगरी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये सवाल, कई बार पूछा जाता है जननी वाला और ताम्र नगरी वाला। तो इनमें दोनों ही ऑप्शन रहते हैं, गणेश्वर और आहड़, तो इससे हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए जननी शब्द आ जाए तो गणेश्वर करना है और केवल ताम्र नगरी शब्द आए तो हमें आहड़ सभ्यता करना है। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी मिली है, मिट्टी से बने वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, बैल की आकृति प्राप्त हुई है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा चुका है कि बनासियन जो बुल है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम। बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है, जो वहाँ से बैल या वृषभ की मूर्ति मिली है उसको बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा देखिए छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, लाल काले मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने के मिट्टी की जो कोठी मिली है, बर्तन मिले हैं, उन्हें जो है गोरे और कोठे आदि नामों से जाना गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये बनासियन बुल वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। और ये लाल काले मिट्टी के बर्तन, ये पूछा गया है कि जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो किस रंग के हैं, तो लाल काले मृदबांड यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जो अनाज रखने के मिट्टी के बर्तन हैं ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इनको क्या कहा जाता है, गोरे और कोठे नामों से इनको जाना जाता है। तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है और पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे, तो ये फसलों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी सभ्यता में कौन सी फसल से अपरिचित थे, परिचित थे। तो ध्यान में रखिएगा चावल से परिचित थे। हम पहले भी चावल का पढ़ चुके हैं, कालीबंगा में हमने पढ़े थे कि जो है डबल जो है फसलों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, 2 सभ्यताओं 2 फसलों को बोने के साक्ष्य। तो हमने पढ़ा था गेहूँ और जौ, ठीक है दोस्तों। तो उसके साथ में हमने चावल भी पढ़ा था, तो चावल कालीबंगा वाले भी परिचित थे चावल से और आहड़ सभ्यता के लोग भी परिचित थे। तो चांदी धातु से अपरिचित थे। देखिए चावल से तो ये परिचित थे और धातुओं में पूछा जाए तो चांदी ये लोग नहीं जानते थे। आहड़ स्थान में मुर्दों के सिर को उत्तर की ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिले। तो ध्यान में रखिएगा आहड़ सभ्यता में मुर्दों का जो सिर है वो उत्तर की ओर रख करके दफनाने का प्रमाण मिला है। आगे देखते हैं हम। देखिए लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता रही है। तो ठीक है दोस्तों, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति किसको कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से नोट बना करके याद करेंगे दोस्तों। भले ही मेरे पढ़ाने की टेक्निक दोस्तों पुरानी है, लेकिन मैं आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगी। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम दोनों ही जो है सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों तो मेरे चैनल को, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों हमें केवल देखिए
देखिए बड़े बड़े बोर्ड और जो है बड़ी बड़ी सुविधाओं से क्या मतलब है, हमें पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई हमें करनी चाहिए कैसे भी हम करें। ठीक है दोस्तों, तो मेरा भी मनोबल बढ़ाइएगा और आपकी भी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। अगर कोई कमी हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। आगे देखते हैं बालाथल सभ्यता। बालाथल दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। इसका उत्खनन 1993 में BN मिश्र के नेतृत्व में वल्लभनगर में किया गया था। दोस्तों देखिए बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में है, वल्लभनगर तहसील में है। इसका उत्खनन 1993 में VN मिश्र के नेतृत्व में वल्लभनगर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पशुपालन, कृषि, शिकार के अवशेष और तांबे के आभूषण यहाँ से मिले हैं। 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है राजस्थान की बालाथल सभ्यता से। तो ध्यान में रखिएगा, 11 कमरों वाला एक विशाल भवन यहाँ से मिला है बालाथल सभ्यता से। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, वल्लभनगर में। आगे देखते हैं हम दोस्तों झाड़ोल सभ्यता। झाड़ोल कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रंगमहल सभ्यता। तो आगे पढ़ते हैं हम। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। देखिए दोस्तों, हमने 3 सभ्यताएं हनुमानगढ़ में पढ़ ली है। पहली कालीबंगा पढ़ी है, दूसरी पीलीबंगा और तीसरी है रंगमहल सभ्यता। हनुमानगढ़ में स्थित है। इस जगह उत्खनन का कार्य डॉक्टर हन्ना रीड ने करवाया 1952 से 54 में। ये किसके नेतृत्व में? एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया था। नेतृत्व किया था हन्ना रीड ने और दल का जो नाम था वो ये दल कहाँ से आया था? स्वीडन से आया था। तो 1952 से 1954 के बीच में इसका उत्खनन करवाया था। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है और हन्ना रीड के नेतृत्व में 1952 से 54 के बीच में इसका नेतृत्व किया गया उत्खनन का। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम सभ्यता सावणिया या पुगल सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, पुगल से तो हम अच्छे से जान जाते हैं, लेकिन सावणिया याद रखने की जरूरत है। सावणिया सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। देखिए दोस्तों, 4 जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं मैंने आपसे अभी यहाँ पे डिस्कस की है, तो इन 4 सभ्यताओं में से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं और हो सकता है एग्जामिनर का पता नहीं रहता है कि सवाल कैसे बनाए। तो ये छोटी छोटी जो सभ्यताएं हैं, ये इनके स्थान पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो इन सभ्यताओं का हमें स्थान ध्यान में रखना है कि सावणिया कहाँ पर है? बीकानेर में। पुगल सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, रंगमहल हनुमानगढ़ में है। हन्ना रीड ने उत्खनन करवाया 1952 से 54 के बीच में और एक गुरु शिष्य की मूर्ति यहाँ से मिली है। आगे देखते हैं हम सौंथी सभ्यता। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सौंथी सभ्यता ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये माना जाता है कि कालीबंगा की जो खोज हुई थी, ये उत्खनन वगैरह हुआ था ना, तो उसके जैसे ही अवशेष यहाँ सौंथी सभ्यता से भी मिले थे। तो सर्वप्रथम कालीबंगा के जो अवशेष हैं वो सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिलते हैं? सौंथी सभ्यता से मिलते हैं। इस वजह से इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका भी उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो अमलानंद घोष ने 1953 में, और देखिए कालीबंगा की जो खोज है 1952 में अमलानंद घोष ने ही की थी। तो दोनों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? सौंथी सभ्यता को जाना जाता है। और एक बार सवाल आया हुआ है कि सौंथी सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम। इसके अलावा देखिए तिलवाड़ा सभ्यता है। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बालोतरा में। पहले बाड़मेर में आता था दोस्तों, पहले कहाँ पर आता था? बाड़मेर में आता था। तो अब जो है नया जिला बना है। तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? बालोतरा में स्थित है। लूणी नदी के किनारे विकसित हुई है ये सभ्यता। इस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष हमें मिले हैं दोस्तों। तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा बालोतरा में। पहले कहाँ पर था? बाड़मेर में था। अब नया जिला बना है बालोतरा, तो तिलवाड़ा कहाँ पर है? बालोतरा में स्थित है। इसके अलावा देखिए एलाना और भीनमाल सभ्यता जालोर में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, भीनमाल तो सबको याद है, लेकिन एलाना याद करने की जरूरत है कि यह कहाँ पर है? जालोर में स्थित है। इसके आगे की सभ्यता हम पढ़ेंगे गिलूंड सभ्यता। देखिए हम पढ़ते हैं आगे। गिलूंड
दोस्तों सवाल पूछा जा चुका है पहले कि गिलूंड सभ्यता कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है और यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो इसका इम्पोर्टेंट सवाल यही बनेगा कि गिलूंड सभ्यता कहाँ पर है, राजसमंद में है और बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा आगे की सभ्यता जो है वो है गुरारा सभ्यता। गुरारा कहाँ पर है दोस्तों, सीकर जिले में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, गुरारा सभ्यता कहाँ पर है, सीकर जिले में स्थित है। गुरारा सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों, सीकर जिले में स्थित है। चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो अन्य सभ्यताएं आ रही है इनके जो है स्थान जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो गुरारा सभ्यता कहाँ पर है, सीकर जिले में स्थित है। चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के, जिन्हें आहत सिक्का भी कहा जाता है, वो यहाँ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम चंद्रावती सभ्यता। चंद्रावती कहाँ पर है, सिरोही जिले में है। हम पढ़ते हैं कि सिरोही का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, चंद्रावती है। तो चंद्रावती सभ्यता के अवशेष सिरोही जिले से मिले हैं। जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी व उदयपुर जो कि राजस्थान में है के विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खरगवाल ने 4 जनवरी, आगे पढ़ते हैं हम कि इसकी जो है उत्खनन वगैरह करवाया था। तो जापान के सहयोग से इसका उत्खनन होता है। तो इनके हम जो विद्वान हैं उनके नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं हम। जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी और उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खरगवाल ने 4 जनवरी 2014 से यहाँ पर खोज शुरू की थी। यहाँ से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली है, जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, तो गरुड़ पर विराजित हैं विष्णु जी की मूर्ति मिली है, जो दुनिया में पहली मूर्ति है जो इस तरह से खोज में मिली है। कर्नल टॉड ने इस नगरी के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, कर्नल टॉड ने इस नगरी के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। कर्नल टॉड ने इस नगरी के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी नगरी की बात चल रही है, चंद्रावती, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या 31 अक्टूबर 1984 से 3 माह पहले यहाँ आकर इस सभ्यता का जायजा लिया था। तो ठीक है दोस्तों, तो कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है द वेस्टर्न इंडिया में। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने समय में जब इनकी हत्या हुई थी उससे 3 माह पहले यहाँ पर आकर के गई थी। इसके बाद में देखिए अगली सभ्यता पढ़ते हैं हम, नलियासर। नलियासर कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। जयपुर ग्रामीण तो अब हटा दिया गया है दोस्तों, केवल जयपुर जिला याद रखना है हमें। ठीक है, सांभर के आसपास में है नलियासर और जयपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं हम। जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है नलियासर सभ्यता। ग्रामीण को हटा देंगे दोस्तों, केवल जो है जयपुर जिले में स्थित है, सांभर के आसपास में पड़ती है ये। यहाँ से प्रतिहार कालीन मंदिर और चौहान युग से पूर्व की जानकारी यहाँ से मिलती है। चौहान युग था, उससे पूर्व के युग की जानकारी मिलती है और प्रतिहार कालीन मंदिर यहाँ से मिले हैं। अगली सभ्यता आती है जोधपुरा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, देखिए जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर जिले में होती, मतलब इसका स्थान बताया जाता था जयपुर जिला, लेकिन अब जयपुर से अलग होकर के कोटपुतली बहरौड़ जिला जो है नया बन चुका है। तो अब जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर चली गई है, कौन से जिले में चली गई है, कोटपुतली बहरौड़ जिले में बताई जाएगी अब। ठीक है दोस्तों, तो कोटपुतली बहरौड़ जिले की कोटपुतली तहसील में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, साबी नदी के किनारे। तो जोधपुर सभ्यता कोटपुतली बहरौड़ की कोटपुतली तहसील में और साबी नदी के तट पर स्थित है। आगे पढ़ते हैं हम। नौह सभ्यता। नौह इम्पोर्टेंट है, भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ महाभारत व लोहकालीन सभ्यता है जो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नौह सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है और यहाँ यह जो है रूपारेल नदी के किनारे है। महाभारत और लोहकालीन सभ्यता है। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट मिली है और जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति यहाँ से मिली है। जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति मिली है और पक्षी चित्रित ईंट यहाँ से मिली है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नौह सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर में और रूपारेल नदी के किनारे है। आगे पढ़ते हैं हम। बयाना सभ्यता। बयाना भी हम जानते हैं दोस्तों, बयाना कहाँ पर है, भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के और नील की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं बयाना से और गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। बयाना भरतपुर में स्थित है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे रेड सभ्यता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह निवाई तहसील जो है टोंक में स्थित है।
और इसमें जो भी हमें जानकारी मिली है वो आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, निवाई तहसील टोंक में स्थित है। रेड, यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति और गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ से मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार जो है वो कहाँ से मिला है? रेड, निवाई टोंक से मिला है। और यहाँ पर देखिए अपोलोडोटस जो कि यूनान का एक देवता है, और इंडो ससेनियन मुद्रा यहाँ से मिली है। अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है और इंडो ससेनियन मुद्रा यहाँ से मिली है, इसीलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। दोस्तों, टाटा नगर जो है ये लोहे के जितने भी उपकरण वगैरह ज़्यादातर बनाए जाते हैं ये सारे टाटा नगर में बनाए जाते हैं। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किस जगह को कहा जाता है? रेड को कहा जाता है। रेड कहाँ पर है? निवाई टोंक जिले में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ से मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं हम। नगर सभ्यता। नगर देखिए टोंक जिले में स्थित है। एक नगरी आएगा, नगर अलग है, नगरी अलग है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है और नगर टोंक जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश है। इस सभ्यता का उत्खनन 1938 से 40 के बीच में डॉक्टर के.एन. पुरी यानी केदारनाथ पुरी के निर्देशन में उनियारा कस्बे के पास में करवाया गया था, जिसमें मालव व आहत सिक्के तथा गुप्तकालीन लेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नगर सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश है और 1938 से 40 में डॉक्टर के.एन. पुरी के निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था। आगे पढ़ते हैं हम अगली सभ्यता, ओला सभ्यता। ओला सभ्यता कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। यहाँ से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ओला सभ्यता केवल जैसलमेर जिले में स्थित है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोद्रवा सभ्यता। लोद्रवा भी कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। लोद्रवा सभ्यता जैसलमेर जिले में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे विकसित यह सभ्यता हड़प्पा और कालीबंगा सभ्यता की समकालीन है। तो ध्यान में रखिएगा, लोद्रवा कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कुराड़ा सभ्यता। परवतसर तहसील डीडवाना कुचामन में स्थित है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कुराड़ा कहाँ पर है? परवतसर में स्थित है और परवतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। कुराड़ा परवतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की यहाँ से प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान में रखिएगा, यह तांबे के औजारों की नगरी भी कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तांबे के औजारों की नगरी। देखिए दोस्तों, तीन चीज़ें आ चुकी है। एक तो है ताम्र नगरी। ताम्र नगरी को किसको कहा जाता है? आहट सभ्यता को। तांबे के औजारों की नगरी कहा जाता है कुराड़ा परवतसर डीडवाना कुचामन को। और एक है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, कुराड़ा कहाँ पर है? परवतसर तहसील में स्थित है। आगे देखते हैं हम बागोर सभ्यता। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर कस्बे में, भीलवाड़ा जिले के बागोर कस्बे में स्थित है। यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन 67-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने करवाया था। V.N. मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन शुरू हुआ था। कोठारी नदी के किनारे है और भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में यहाँ सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ध्यान में रखिएगा, प्राचीनतम पशुपालन की अस्थियाँ। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ और है, कृषि के प्राचीनतम पशुपालन के और कृषि के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से ही मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम। बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है। बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बागोर को कई बार पूछा गया सवाल है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा जाता है? कौन सी सभ्यता को? बागोर को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, इसीलिए इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय है कहा जाता है। आगे देखिए नगरीय सभ्यता। नगरी देखो, अभी पहले हम पढ़ के आए हैं नगर सभ्यता। नगर कहाँ पर है? टोंक में है। और नगरी सभ्यता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका नगरी है, जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, देखिए महाभारत और महाभाष्य दोनों ही ग्रंथों में नगरी का जो नाम है, प्राचीनतम नाम, वो है मध्यमिका या मध्यमिका नगरी मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम।
इसकी खुदाई 1904 में भंडारकर द्वारा की गई थी, जिसमें शिवी जनपद के सिक्के भी मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी खुदाई जो नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ में, उसकी खुदाई 1904 में भंडारकर के द्वारा की गई, जिसमें शिवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा देखिए, ईसवाल सभ्यता उदयपुर में स्थित है, बरौर सभ्यता गंगानगर में है और सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में स्थित है। तो इन सभ्यताओं के केवल जगह और नाम याद रखेंगे। ईसवाल उदयपुर में, बरौर गंगानगर में और सुनारी झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा ये जो सभ्यताओं का वीडियो है, सभ्यताओं की जो जानकारी है वो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी है, जिसमें से महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी सभ्यताओं की जानकारी अच्छे से याद कर लेना और छोटी छोटी जो सभ्यताएं हैं उनके नाम और उनके स्थान हमें याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मैं इससे आगे की जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी नए वीडियो के साथ में, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।